हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू उन्नति स्टडी अकेडमी। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे। हिंदी लिटरेचर का आज हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी भाषा और उसका विकास। पहला टॉपिक करेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसी में है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो आज से हमारी हिंदी लिटरेचर की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय आर्य भाषा का विभाजन। अब भारतीय आर्य भाषा क्या है? आर्य भाषा का आगमन हुआ था जब भारत के अंदर आर्य आए थे। वो जब भारत में आए तो आने के बाद उनकी जो भाषा थी, उनकी जो संस्कृति थी, उसका जब भारत के अंदर प्रचार प्रसार हुआ तो उस प्रचार प्रसार के बाद भारत के अंदर जो भाषा विकसित हुई वो भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानी गई। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा का विभाजन भी हुआ अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसका समय 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। दूसरा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। और तीसरा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, 1000 ईस्वी सन से लेकर अब तक रहा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या समझाया अभी आपको कि भारतीय आर्य भाषा क्या है कि भारत के अंदर जब आर्यों का आगमन हुआ और जब वो भारत में आए तो आने के बाद जो उनकी संस्कृति थी, जो उनकी भाषा थी, उसका विकास भारत के अंदर जैसे जैसे होता गया वैसे ही भारतीय आर्य भाषा विकसित हुई, यानी कि उसको फिर भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना गया। अब इसका भी 3 भागों में विभाजन हुआ, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीनों का अलग अलग टाइम पीरियड है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अभी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय मैंने आपको बताया था। अभी क्या समय था? 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक। पर इसमें भी अभी इस विषय पर भी अभी विवाद है, क्योंकि ये भाषा, इस भाषा के भी 2 रूप हैं, 2 रूपों में ये विभाजित है। इसको बोलते हैं वैदिक या वैदिक संस्कृत, या संस्कृत या लौकिक संस्कृत। 2 भाषा के रूप में विकसित है ये, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या है? अब इसे वैदिक भाषा यानी कि वैदिकी छांद या प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। वैदिकी छांद या प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। वैदिक भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? ऋग्वेद में सुरक्षित रखा गया है इसको, प्राचीनतम रूप को। ठीक है, वेद तो आपने पढ़े होंगे, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद हैं। ऐसे ही जो वैदिक भाषा का प्राचीनतम रूप है वो ऋग्वेद में सुरक्षित रखा गया। यद्यपि अन्य तीनों संहिताओं जैसे ब्राह्मणों ग्रंथों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि की भाषा भी वैदिक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 9वें मंडल तक, दूसरे मंडल से लेकर कहां तक? 9वें मंडल तक भाषा की प्राचीन है ये। जैसे कि अभी मैंने लास्ट बताया था स्क्रीन पर, क्या बताया था कि वैदिक भाषा का प्राचीनतम रूप जो है वो ऋग्वेद में रखा गया है सुरक्षित। तो वही इसके दूसरे मंडल से लेकर 9वें मंडल तक की भाषा जो है वो सर्वाधिक प्राचीन है। अत्यधिक निकट है तथा अन्य ग्रंथों में भाषा ही प्राचीनतम है। ठीक है, उनमें भाषा को प्राचीन रूप दिया गया है, प्राचीनतम रूप से ही भाषा इसमें विकसित है। वातावरण तत्कालीन पंजाब के वातावरण, तो अन्य रूप दूसरा और तीसरा भी। ठीक है, दूसरे रूप में मध्य देशीय भारत का तथा तीसरे रूप में पूर्वी भारत का प्रभाव लक्षित होता है। ज्ञात होता है कि वैदिक भाषा का प्रभाव अनेक शताब्दियों तक रहा।
वैदिक भाषा की विशेषताएं क्या क्या थी? वैदिक भाषा की विशेषताओं में हम देखेंगे प्रत्येक भाषा का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है, ये तो आप सब जानते हैं। कोई भी एक भाषा हो, तो या संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, सबका एक विशिष्ट स्वरूप होता है। उसके लिखने का तरीका अलग होता है, बोलचाल का तरीका होता है, उसमें कुछ व्याकरण होते हैं और हर किसी के अपने नियम होते हैं। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में भी रूल्स होते हैं ना, हम टेंस पढ़ते हैं, इसी तरीके से हर भाषा के अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण अपना पृथक अस्तित्व रखती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इंग्लिश हम जब पढ़ते हैं तब हम उसमें क्या पढ़ते हैं, ABCD से हम सीखते हैं, फिर हम टेंस सीखते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि आने वाले टाइम को क्या बोलेंगे, बीते हुए टाइम को बोलेंगे। उसी तरीके से हर एक भाषा का जो विशेषता होती है वो अलग अलग होती है, उसका अस्तित्व अलग अलग होता है। ठीक है, किसी भी भाषा की ऐसी विशेषताएं ही उसे अन्य भाषाओं से पृथक करती हैं। भाषा की जो अपनी विशेषता होती है वही अन्य भाषाओं से पृथक करती है। जैसे कि कोई मनुष्य है, कोई इंसान है, किसी की बात कर रहे हैं, हम उसकी विशेषताएं देखेंगे कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है। उसी व्यक्ति के हिसाब से हम देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति, हम उसमें दोनों में जब हम अंतर करेंगे तब हम पाएंगे कि इसकी विशेषताएं अलग हैं। इसके बात करने का नेचर, बात करने का तरीका, उसका जो नेचर है यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा है, वो स्वीट साधारण स्वीट तरीके से बोलता है। और दूसरा व्यक्ति वो थोड़ा सा गुस्सैल है या अकड़ के बोलता है। हम इस तरीके से जो विशेषताएं होती हैं उनको देखकर ही हम उनको अंतर बता पाते हैं। इसी तरीके से भाषाओं में भी यही होता है कि किसी भाषा की ऐसी विशेषताएं ही उसे अन्य भाषाओं से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। इस दृष्टि से वैदिक भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं अब देख लेते हैं क्या है। वैदिक भाषाओं में स्वरों की विशेषताएं दी गई है। एक मिनट में पॉइंटर ले लेती हूँ। वैदिक भाषा में स्वरों के जैसे स्वर होते हैं, स्वर, दीर्घ स्वर, और स्वर में उच्चारण के साथ उनका प्लुत उच्चारण भी होता है। ठीक है, जब हम स्वरों की बात करते हैं तो हम दीर्घ स्वर होते हैं, उसके उच्चारण के साथ उनका प्लुत उच्चारण भी होता है, जैसे आसित, विंदति इत्यादि। वैदिक भाषा में लीढ़ स्वर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ और वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वरघात का बहुत महत्व है। इसमें 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। कौन से? उदात्त, अनुदात्त और त्वरित। ये 3 स्वर बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? वैदिक भाषा के अंतर्गत। वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वरघात का बहुत महत्व है और उसमें 3 स्वर बताए गए हैं वैदिक भाषा के अंदर: उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और त्वरित स्वर। दूसरा है संस्कृत या लौकिक संस्कृत। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? संस्कृत या लौकिक संस्कृत। हमने पहले क्या पढ़ा था? वैदिक या वैदिक संस्कृत। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि इसमें इस भाषा के 2 रूप थे। भाषा के 2 रूप थे। पहला रूप क्या था? वैदिक संस्कृत, और दूसरा क्या रूप था? लौकिक संस्कृत। तो हम वैदिक संस्कृत पढ़ चुके हैं, अब लौकिक संस्कृत हम समझ लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, भाषा का दूसरा जो नाम रूप है वो क्या है? संस्कृत। इसी को लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। किसको? लौकिक संस्कृत को। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा जो है वो क्या है? संस्कृत है, और इसी को लौकिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। जैसे यूरोप में लैटिन भाषा का स्थान है, यूरोप के अंदर लैटिन भाषा है ना, उसका स्थान है, उसी प्रकार से भारत में संस्कृत का स्थान है। संस्कृत जो है बहुत ही पुरानी यानी कि प्राचीनतम भाषा है। गुप्त काल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति हुई थी। इसका साहित्य विश्व के समृद्धतम साहित्यों में से एक है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि इसकी महान विभूतियां हैं। कौन कौन है? वाल्मीकि, व्यास और कालिदास, ये इसकी महान विभूतियां हैं। विश्व विख्यात महाकवि कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत भाषा श्रृंगार है इनका। ठीक है, कौन है?
विश्वविख्यात महाकवि कौन है? कालिदास। क्या किया इनको? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत भाषा का श्रृंगार है। ये विश्व की अनेक भाषाओं में संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी है। संस्कृत में जो अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं उसका अनुवाद करके विश्व की अनेक भाषाओं में लिखा गया है, यानी कि संस्कृत के अनेक ग्रंथों को विश्व की बहुत सी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करके भी लिखा गया है। संस्कृत की ध्वनियां देख लेते हैं हम। संस्कृत की ध्वनियां क्या हैं? वैदिक भाषा में कितनी ध्वनि थी? 52 ध्वनि थी वैदिक भाषा के अंदर, ठीक है। और संस्कृत में कितनी है? केवल 8 है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यूजीसी में पूछ लेते हैं कि संस्कृत में कितनी ध्वनियां हैं और वैदिक भाषा में कितनी ध्वनियां हैं। इससे क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो वैदिक भाषा में याद रखना आपको 52 ध्वनियां हैं और संस्कृत में केवल 8 ध्वनियां हैं बस। संस्कृत भाषा की विशेषताएं अब देख लेते हैं। संस्कृत लौकिक संस्कृत व क्लासिकल संस्कृत की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पाणिनिकृत नियमबद्धता है। संस्कृत की विशेषता ही उसे वैदिक से पृथक करती है, ठीक है। संस्कृत की अलग विशेषता, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में समझाया था आपको कि हर किसी भाषा की अपनी अलग विशेषता होती है, जैसे हर मनुष्य की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। वो उसको अपनी विशेषताओं के कारण हम उसको पृथक करते हैं, उसका अंतर जांच पाते हैं कि ये मनुष्य अलग है और सामने वाला मनुष्य अलग है। इस तरीके से हम विशेषताओं के आधार पर ही वर्गीकरण कर पाते हैं। उसी प्रकार से ही भाषा के अंदर भी उनकी विशेषताओं के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर पाते हैं। हर भाषा जो है अपनी विशेषता के कारण ही पृथक होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, वैदिक भाषा में शब्द रूपों तथा क्रिया रूपों की विविधता है। संधि नियमों आदि में पर्याप्त शिथिलता है। एक ही अर्थ में विभिन्न प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इस सब के साथ ही वैदिक भाषा में अपवादों की संख्या भी बहुत अधिक है तथा भाषा में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के दोनों रूप पढ़े, वैदिक और संस्कृत। दोनों को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है। आज की वीडियो इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हम करेंगे। अगर आपको कोई पूछना है, कोई सुझाव हो, कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इससे आगे का हम पढ़ेंगे, जितना हमने अब तक कवर किया है इससे आगे का पढ़ेंगे। और चैनल से जुड़े रहिए। हिंदी लिटरेचर को हम अच्छे से कवर करेंगे और यूजीसी का नेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।